नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 24 दिसंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दोस्तों भारत चीन सीमा विवाद के बीच पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल बलूचिस्तान पीओके में जबरदस्त तरीके से इमरान खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आवाज़ उठने लगी। आपको बता दें बलूच लीडर करीमा बलोच की हत्या के बाद इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जबरदस्त तरीके से बगावत के सुर अख्तियार हो गए हैं। जी हाँ, पीओके में बड़ा विरोध प्रदर्शन इमरान खान की बढ़ा सकता है मुश्किल, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर में आखिरकार रिजल्ट इलेक्शन पूरी तरीके से घोषित किए। 75 सीटों पे जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल आपको बता दें डीडीसी चुनाव इलेक्शन के बाद पीडीपी पर शिकंजा, पीडीपी के पूर्व विधायक पर ईडी का ताबड़तोड़ छापेमारी, दिल्ली और श्रीनगर के आवास पर हुई बड़ी कार्रवाई। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे फिलहाल चीन के सामने कर्ज लेने के लिए फिर से पाकिस्तान ने फैलाया हाथ, ड्रैगर ने दिया करारा झटका। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब चीन ने भी छोड़ा पाकिस्तान का साथ, तो ये भी आपको बताएंगे। इस बीच समंदर साउथ चाइना सी में वर्चस्व की जंग हुई तेज, आमने सामने अमेरिका और चाइना, युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। इजराइल से भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। सब कुछ खबर जानेंगे। जहाँ पर पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 80 से गुहार, याचिकाकर्ता ने कहा मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू नहीं डाल पा रहे हैं और ये अजीबोगरीब दास्ता पश्चिम बंगाल में। तो सब कुछ खबर जानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को लेकर भी कुछ एक बड़ा ऐलान, उसके बारे में आपको बताएंगे। किसानों को लेकर सब कुछ खबर जानेंगे। जहां पर आज विपक्ष मार्च निकाल रहा, राहुल गांधी भी उस मार्च में है शामिल, तो वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन, और आप भी पीएम मोदी के नेतृत्व पे पूरा भरोसा रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल कनाडा में मृत पाएगी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने वाली बलोच लीडर करीमा बलोच, इनकी हत्या में जबरदस्त विरोध बलूचिस्तान में इमरान खान और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इसके साथ ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में प्रचंड जीत दर्ज की है, इसको लेकर इसकी आंच पीओके में भी देखने को मिल रही है। और पीओके में भी कहीं ना कहीं एक तरीके के प्रदर्शन जैसा माहौल बना है पाकिस्तान के खिलाफ। दरअसल पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने वाली बलूच लीडर करीमा बलूच कनाडा में मृत पाई गई और रविवार लापता रही और फिर पुलिस ने उनका शव बरामद किया था। हालांकि ये सभी साफ नहीं हो सका है कि फिलहाल करीमा की हत्या हुई या फिर वो किसी हादसे का शिकार। लेकिन आपको बता दें इसमें तारिक फतेह ने करीमा बलूच की हत्या पर पाकिस्तान को सीधा जिम्मेवार ठहराया है और इसको लेकर आपको बता दें पाकिस्तान के लिंक भी सीधे सामने आ चुके हैं। यही कारण है कि बलूचिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ, बलूचिस्तान के निवासियों का, जो बलूचिस्तान में खास करके उनको मानते हैं करीमा बलूच को, उन्होंने उनके श्रद्धांजलि दिवस पर पाकिस्तान के खिलाफ रैली निकाली है। दरअसल 100 प्रभावशाली महिलाओं में भी शामिल थी। आपको बता दें कनाडाई शरणार्थी रही करीमा बलूच 2016 में दुनिया की 100 सबसे प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं में शामिल हुई थी। यही कारण है कि आपको बता दें कि बलूचिस्तान में आम जनमानस के प्रिय थी और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी खास करके बलूचिस्तान और प्रधानमंत्री मोदी को भी काफ़ी करीबी से वो मानती थी। यही कारण है कि पाकिस्तान के उन सेना से जुड़े लोगों, इमरान खान के कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी और अब तब से बलूचिस्तान में ज़बरदस्त तरीके से विरोध पीओके में, ये अपने आप में इमरान खान के लिए खतरे की घंटी। हम चलते हैं अगली अपडेट। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की प्रचंड 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने खिलाया कमल, गुपकार गैंग 112 पे सिमटा, 7 सीटें मिलकर 112। गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, कहा अभी तो जम्मू कश्मीर में शुरुआत है, मुख्यमंत्री भी इंडिपेंडेंट बनाएंगे बीजेपी का। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की जिला परिषद डीडीसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े फायदे में है। गुपकार गठबंधन जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सीटें जीत, यानी 112, वो भी 7 पार्टियां एक साथ आने के बाद 112 सीटें ही निकाल पाई हैं, जबकि बीजेपी अकेले अपने दम पर 75 सीटों पर जीत दर्ज करी है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी ऊपरी है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की बोलती बंद हो गई है। हालांकि मुंह दिखाने लायक तो फारूक अब्दुल्ला बचे, लेकिन महबूबा मुफ्ती की जमानत जब्त हो गई है। पीडीपी महज 27 सीटों पर ही रह गई, यानी जो खून की नदियाँ बहाने की धमकी दे रही थी आर्टिकल 370, उनकी हालत पूरी तरीके से बेहाल हो चुकी है। यही कारण है कि वो मुंह भी दिखाने लायक नहीं है। और इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि फिलहाल शानदार है जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई दी। मैं बहु चरणबद्ध चुनाव के सफलतापूर्वक संचालन के लिए हमारे सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन की कोशिशों की सराहना करते हैं। इनमें जम्मू कश्मीर के लोगों का लोकतंत्र में यकीन बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर क्षेत्र की
समृद्धि और विकास के लिए अथक प्रयास करते रहेंगे। तो ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट। लद्दाख में चीन के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा भारत, देगा मुंहतोड़ और करारा जवाब। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव कम होने के फिलहाल कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। पिछले कई महीनों में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं डेरा जमाए हुई हैं। कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन फिलहाल कोई हल नहीं निकल पाया है। मामले से परिचित लोगों ने बुधवार को कहा है कि फिलहाल भारत चीनी सैन्य कमांडरों के उस प्रस्ताव को खारिज कर देगा जिनमें उसने भारतीय सेना से फिंगर 1 से हटने की बात कही थी। मामले से परिचित लोगों ने कहा है कि फिलहाल ये प्रस्ताव भारत के हितों की रक्षा नहीं करता है, क्योंकि जब चीनी सैनिकों ने 5 मई 2020 को LAC के साथ शांति बनाए रखने के लिए 30 साल के लिखित समझौतों का उल्लंघन किया था, तो उसमें फिंगर 8 से आधे भारतीय नियंत्रण आए थे। भारतीय सैनिकों ने आखिरी तक यहां पेट्रोलिंग की थी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, DDC चुनाव परिणाम के बाद PDP की पूर्व विधायक YD का दिल्ली और श्रीनगर के आवास पर ताबड़तोड़ छापेमारी का साथ शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ED ने जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की पूर्व मनोनीत विधायक अंजुम फाजली के श्रीनगर और दिल्ली स्थित आवास पर बुधवार को छापेमारी की है। उन पर केंद्र शासित प्रदेश में हवाला के जरिए आतंकियों को फंडिंग करने का आरोप है। छापेमारी में ED ने 28 लाख से ज़्यादा की नकदी बरामद की है। आतंकियों को फंडिंग के मामले में ED और NIA से पहले कई संगठनों, अलगाववादियों और हुर्रियत नेताओं के आवास पर रेड मार चुकी हैं। इसमें मोहम्मद यूसुफ सौफ, खुर्रम परवेज और अन्य नेता भी शामिल हैं। जांच में पाया गया है कि फिलहाल इन एक्टिविस्टों ने आतंकियों को शरण दी है। इससे पहले पिछले साल में नई दिल्ली में NIA चीफ यासीन मलिक, आयशा अबादरी और मसरत आलम से भी पूछताछ कर चुकी है। तो दोस्तों, अलगाववादी तो ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन अभी इन PDP के कुछ न्याता जिहादी जो आतंकवादी से कम नहीं हैं, वो अभी भी लगातार भड़काने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि ED ने जब शिकंजा कसना शुरू कर दिया तब उनकी भी बोली बंद हो चुकी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन के सामने कर्ज लेने के लिए फिर से पहुंचा पाक। ड्रैगन ने खड़े कर दिए हाँ 2 टूक करारा जवाब, लग गया पाकिस्तान को। जी दरअसल चीन ने पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति के मद्देनजर मेन लाइन एक रेलवे लाइन परियोजना के लिए $6 अरब कर्ज को मंजूरी देने के पहले उससे अतिरिक्त गारंटी मांगी है। मीडिया की एक खबर में कहा गया है कि फिलहाल चीन ने रेल परियोजना को वित्तीय राशि मुहैया कराने के लिए वाणिज्यिक और रियायती दोनों तरह का कर्ज देने का प्रस्ताव रखा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक 10 दिन पहले 13 दिसंबर को मेन लाइन इन रेलवे परियोजना के लिए संयुक्त वित्तीय कमेटी की बैठक में अतिरिक्त गारंटी का मुद्दा उठाया गया। बैठक में शामिल हो रहे पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि चीन ने वार्ता के दौरान अतिरिक्त गारंटी के मुद्दे उठाए, लेकिन पाकिस्तान के साथ साझा किए गए ब्यौरे के मशौदा दस्तावेज में इसे शामिल नहीं किया गया है। दोनों देशों ने कागजातों पर अब तक दस्तखत नहीं किए थे। मेन लाइन इन परियोजनाओं के तहत पेशावर से कराची तक अब तक 1872 किलोमीटर रेल मार्ग का दोहरीकरण, पटरियों की मरम्मत करने के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन ड्रैगन ने हाथ खड़े करते हुए कहा है कि फिलहाल सबसे पहले आप हमें इसके लिए गारंटी दीजिए। तो हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल ड्रैगन की दखल से नेपाल में सियासी संकट, चीनी राजदूत ने की राष्ट्रपति संग बंद कमरे में गुप्त बैठक। पड़ोसी देश के आखिर क्या है मसले? नेपाल में संसद भंग होने के बाद से सियासी संकट बढ़ गया है। ओली और प्रचंड खेमों के बीच टकराव से बढ़ी सियासी खींचतान के बीच एक बार फिर से चालबाज चीन की दखलंदाजी सामने आई है। काठमांडू में जारी सियासी गतिरोध के बीच नेपाल में चीन की राजदूत होंग यांकी ने मंगलवार को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की है। इस मामले में परिचित लोगों ने कहा है कि फिलहाल दोनों के बीच 1 घंटे तक बातचीत चली है। आपको बता दें कि फिलहाल 2 दिन पहले ही नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने ओली सरकार की सिफारिश को स्वीकार करते हुए देश की संसद को भंग कर दिया था। नेपाल में मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अप्रैल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। राष्ट्रपति के अनुसार 30 अप्रैल और 10 मई को चुनाव होना तय हुआ है। तो ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, समंदर में वर्चस्व की तेज हुई लड़ाई, फिर आमने सामने अमेरिका और चाइना। दरअसल समंदर में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका और चीन फिर आमने सामने आ गए हैं। दरअसल चीन ने दावा किया है कि फिलहाल उसने दक्षिणी चीन सागर में घुसाए अमेरिकी विध्वंसक जहाज़ों को खदेड़ दिया है। चाइना के इस तरीके ये दावा पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने किया है। दक्षिणी चीन सागर कूटनीतिक और सैन्य लिहाज से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इलाकों में से एक माना जाता है। यहाँ दबदबे की लड़ाई वर्षों से चलती आ रही है। तो ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अमेरिका साउथ चाइना सी को लेकर टकराहट बढ़ा रहा है, चीन को करारा जवाब दे रहा है।
हम चलते हैं अगली अपडेट। इजराइल में गहराया फिलहाल राजनीतिक संकट, नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ी, 2 साल में चौथी बार होंगे चुनाव। जी हाँ, दरअसल इजराइल में 2 साल में चौथी बार चुनाव के करीब पहुंच गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार के बजट पारित करने की समय सीमा पूरी करने में विफल रहने के बाद मंगलवार को इजरायली सरकार का पतन हो गया है। नेतन्याहू की लिकुडी पार्टी और रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण बजट पारित होने की समय सीमा 2 सप्ताह के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव 47 के मुकाबले 49 मतों से विफल हो गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके गठबंधन के साथी ब्लू और व्हाइट नेता बेनी गैंट्स ने अपनी 7 महीने पुरानी सरकार के पतन के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया है। हम चलते हैं अपडेट। चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिकी अधिकारियों पर नए वीजा प्रतिबंध लगा दिए हैं। जी हाँ, चीनी अधिकारियों पर अमेरिका की नई वीजा प्रतिबंधों की घोषणा करने के बाद चीन ने पलटवार करते हुए मंगलवार को ज्ञात अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ ऐसे ही कदम उठाए। चीन के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तिब्बत पर कांग्रेस से मंजूर कानून पर दस्तखत नहीं करने की अपील की है। हालांकि चीन ने यह नहीं बताया है कि फिलहाल किन किन और कितने लोगों पर इसका असर होगा। चीन ने वीजा संबंधी इन कदमों से पहले अमेरिका के विदेशी विभाग ने सोमवार को घोषणा की थी कि अमेरिका चीन कम्युनिस्ट पार्टी के उन अधिकारियों को वीजा नहीं देगा जिनकी नीतियां और कार्यक्रमों का लक्ष्य धार्मिक समूहों, जातीय अल्पसंख्यकों, असंतुष्टों और अन्य का दमन करना है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे वीज़ा के प्रतिबंध लगाए गए हैं, इससे टकराहट बढ़ सकती है। हम चलते हैं अगले अपडेट। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार, याचिकाकर्ता ने कहा मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू नहीं डाल पा रहे हैं वोट। जी हाँ, अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस दौरान राज्य में राजनीतिक हिंसाओं के बढ़ते मामलों के कारण निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने को लेकर भी ये संदेह होने लगा है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को किसी भी प्रभाव से मुक्त और पूर्णतः निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में मांग की गई है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं कि मतदाता सूची को जो फर्जी वोटरों के नाम हैं उन्हें हटाने की कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट में पुनीत और ढाका की ओर से अर्जी दाखिल की गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। महबूबा मुफ्ती ने एनडीटीवी से कहा जब तक आर्टिकल 370 बहाल नहीं हो जाता कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। जी हाँ, दरअसल जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जब तक राज्य में आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा बहाल नहीं हो जाता है वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। महबूबा ने जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय चुनाव परिणामों को उत्साहजनक बताया है। महबूबा ने एनडीटीवी से कहा है कि फिलहाल जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है तो मैं तब तक कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान वापस नहीं लाया जाता है, जब तक कि धारा 370 को बहाल नहीं किया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री गुपकार गठबंधन पर एक सवाल का जवाब दे रही थी जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी दोनों शामिल हैं और चिर प्रतिद्वंदिता के बावजूद मुख्यमंत्री पद के एक साझा उम्मीदवार पर सहमत है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। केजरीवाल सरकार ने दिवाली पूजा पर हर मिनट खर्च के 20 लाख रुपए। आरटीआई में पूछे गए थे 3 सवाल, हुआ चौंकाने वाला खुलासा। दिल्ली का आम आदमी पार्टी का विधायक आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली के दिन अपने लक्ष्मी पूजा और उनके लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए थे। एक आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने यह दावा किया है। हालांकि दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी की ओर से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने अपने ट्वीट में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम DTTDC की ओर से भेजे गए आरटीआई के जवाब को साझा किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की आप सरकार और अरविंद केजरीवाल द्वारा 14 नवंबर 2020 को किए गए लक्ष्मी पूजा आयोजन और लाइव टेलीकास्ट पर करदाताओं के पैसे के लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साकेत गोखले ने कहा है कि 30 मिनट की इस पूजा पर कुल 6 करोड़ खर्च किए गए हैं, मतलब प्रति मिनट 20 लाख रुपए किए गए हैं। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों से अपील की थी कि प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए दिवाली पर पटाखे फोड़ने से परहेज करें और इसके बजाय त्योहारों के दिन ऑनलाइन लक्ष्मी पूजा में भाग लें। तो ऑनलाइन लक्ष्मी पूजा में भाग लेने के बीच आपको बता दें आरटीआई में खुलासा हुआ है कि 30 मिनट में लाइव टेलीकास्ट टेलीविजनों पे 6 करोड़ रुपए लगा है। तब आप इसे समझ सकते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। गौतम गंभीर की जन रसोई में 1 रुपये में मिलेगा भरपेट स्वादिष्ट भोजन। जी हाँ,
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सांसद गौतम गंभीर अपने संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली में जन रसोई भोजनालय की शुरुआत करेंगे, जिनमें जरूरतमंद लोगों को 1 रुपये में दोपहर का भोजन दिया जाएगा। गंभीर के कार्यालय ने कहा है कि फिलहाल वो गुरुवार को गांधीनगर में अपने भोजनालय की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद गणतंत्र दिवस पर अशोक नगर में भी ऐसा भोजनालय खुलेगा। गौतम गंभीर ने कहा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जाति, पंथ, धर्म और वित्तीय हालात से परे सभी को स्वस्थ और स्वच्छ भोजन करने का अधिकार है। ये देखकर अफसोस होता है कि बेघर और बेसहारा लोगों को दिन में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली के 10 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक जन रसोई भोजनालय खोलने की योजना बनाई है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। 59,000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप योजना को मंजूरी, 4 करोड़ एससी छात्रों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 59,000 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को अनुमति दे दी है। इस योजना से 5 साल में 4 करोड़ एससी यानी अनुसूचित जाति छात्र छात्राओं को फायदा पहुंचेगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, यूपी के किसानों से 25 दिसंबर को संवाद करेंगे पीएम मोदी। 2,500 जगहों पर लगेगी चौपाल। 25 दिसंबर यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पीएम मोदी किसानों से फिर संवाद करेंगे। इस बार अवध के किसानों के साथ पीएम मोदी नए कृषि कानूनों की खूबियां बताएंगे। इसके साथ ही यूपी बीजेपी कार्यकर्ता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी लेकर घर घर जाएंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में 2,500 किसानों के चौपाल के साथ जुड़ेंगे। बीजेपी पूरे प्रदेश में 2,500 से अधिक जगहों पर किसानों से संपर्क का अभियान चलाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। कृषि कानून, कल सड़क पर उतरेंगे राहुल गांधी। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक करेंगे मार्च। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल सुबह 10:30 बजे आज सुबह 10:30 बजे से विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। इस दौरान राहुल के नेतृत्व में अन्य कांग्रेसी सांसद भी इसमें भाग लेंगे। इसके बाद राहुल और अन्य वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और उनके हस्तक्षेप के लिए 2 करोड़ हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने इसकी जानकारी दी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही। मौजूदा ग्राम प्रधानों को झटका, 25 दिसंबर की रात से खाता संचालन पर रोक आदेश जारी। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई है। वजह है कि 25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यही नहीं, 25 दिसंबर की अर्धरात्रि में प्रधानों के खाते पर भी रोक लगा दी जाएगी। इस बाबत पंचायती राज्य निर्देशक किंजल सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया है। यह आदेश मौजूदा ग्राम प्रधानों के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि इनकी मांग थी कि चुनाव तक इन पर रोक न लगाया जाए और इससे विकास कार्य प्रभावित हो सकेंगे। 23 दिसंबर को जारी अपने आदेश में निर्देशक ने जिलाधिकारियों को आदेशित किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की जुगत में ओवैसी की पार्टी इन शहरों पर खासा नजर। असद ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन भाजपा शासित मध्य प्रदेश के अगले स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी चुनावी सफर का आगाज कर सकती है। सूबे के कई शहरों और कस्बों में ये चुनाव वर्ष 2021 की शुरुआत में संभावित है। इस बाबत AIMIM की राज्य इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर नईम अंसारी ने कहा है कि हम अगले स्थानीय निकाय चुनाव में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खंडवा, सागर, बहरामपुर, रखौम, खतराल, जावरा, जलीमपुर, बालवा समेत तमाम जगहों पर चुनाव लड़ेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। वार्ता के लिए तैयार किसान, बशर्ते सरकार तैयार करे ठोस प्रस्ताव। वार्ता के लिए भेजे गए आमंत्रण के जवाब में किसानों ने केंद्र सरकार पर किसानों को गुमराह करने, लेट लतीफ़ी और आंदोलन कमजोर करने के प्रयास बताते हुए कहा है कि किसान बातचीत के लिए तैयार है। कृषि कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को बार बार भेजने की बजाय सरकार खुले मन से किसानों के सामने ऐसा ठोस प्रस्ताव रखे जिससे एजेंडा बनाकर बातचीत का रास्ता अग्रसर हो सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP की गारंटी के साथ तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए सरकार खुले मन के साथ आगे आए, ताकि बातचीत से किसानों के इस मसले का हल निकाला जा सके। हम चलते हैं अगले अपडेट। श्रीलंका, कोरोना से मरने वाले मुसलमानों का किया दाह संस्कार, लोगों ने किया प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस से मरने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों का शव के दफनाने के बजाय दाह संस्कार करने की सरकार की नीति के खिलाफ श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में मुख्य प्रदर्शन हुआ है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर किसानों ने सरकार की बातचीत की न्योतों को किया खारिज। कहा, आंदोलन को हल्के में न ले, आग से ना खेले सरकार। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन पर बैठे किसानों ने बुधवार को कहा है कि फिलहाल केंद्र सरकार आग से न खेले
आंदोलन को हल्के में न ले। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा है कि फिलहाल वो सरकार की ओर से मिले बातचीत के न्योते को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर कोई बातचीत संभव नहीं है। आपको बता दें कि किसान सरकार के प्रस्ताव को पहले ही खारिज किया जा चुका है। किसानों का कहना है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों में संशोधन नहीं रद्द करे। किसान नेताओं ने कहा है कि हम तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए नीचे हम तैयार नहीं हैं। सरकार इस तरह के प्रस्ताव भेजकर सिर्फ साजिश रच रही है। तो इस तरीके से ये बड़े बयान। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर उतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।